नमस्कार। आज मैं फिर आप सबके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। ये भी उसी वक्त की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली हुआ करता था। आज की घटना का डिस्ट्रिक्ट है शाहजहांपुर, थाना है मिर्जापुर। तारीख थी 1 फरवरी 2019। सुबह के कोई 10:30 बजे गांव तारापुर छोटा, जो थाना क्षेत्र का एक गांव है, वहां के रहने वाले धर्म सिंह सन ऑफ गेंदन लाल ये थाने पर आए। एसएचओ उस वक्त थे सुधाकर पांडे। वो थाने पर मौजूद थे और वो किसी गवाही के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी डिस्ट्रिक्ट जज यानी जिला अदालत में जाने को तैयार थे। इसी बीच में धर्म सिंह आए और उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा प्रदीप, जिसकी उम्र कोई 20 साल है, वो कल अपने छोटे भाई पंकज के साथ जरियनपुर में एक कथा सुनने गया था। रात में तकरीबन 11:15 बजे वो अपने एक दोस्त गगन के साथ वापस आ गया। गगन पुत्र राजेश के साथ वो वापस आ गया, लेकिन वो अपने घर पर नहीं पहुंचा। गगन का ये कहना है कि मैं उसे घर तक छोड़कर आया था। सवेरे से हम लोग परेशान थे और हम अपने दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों के साथ उसकी तलाश कर रहे थे। इसी बीच में उसकी लाश गांव के ही नेकपाल के खेत में पड़ी मिली, जिसके सिर से बहुत ज्यादा खून निकला हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी हत्या कर दी गई है। हम लोग अनुसूचित जाति के जाटो समाज के लोग हैं। उसने ये भी शंका व्यक्त की कि हो सकता है हमारी जाति के कारण ही ये मेरे बेटे की हत्या हुई हो। मामला बहुत संवेदनशील था। अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की हत्या, व्यक्ति क्या 20 वर्ष के एक युवक की हत्या। इंस्पेक्टर सुधाकर पांडे ने फौरन हेडक्वार्टर पर यह सूचना भेजी कि मैं हत्या के एक मामले के कारण आज अदालत में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। एक तहरीर उन्होंने ले ली लड़के के पिता धर्म सिंह से, और तहरीर के आधार पर फौरन थाने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। अपराध संख्या यानी क्राइम नंबर 34/19, धारा 302 और 3, 2, 5, 3 ब्रैकेट में 2 और 5 SC/ST एक्ट। क्योंकि तहरीर में ही उसने ये उल्लेख किया था कि शायद मेरी जाति की वजह से ही यह हत्या की गई है। जो एसओपी फॉलो होनी चाहिए वही फॉलो की गई। कंट्रोल रूम को सूचित किया गया कि हत्या की एक सूचना आई है। घटनास्थल थाने से 5 किलोमीटर और आगे की तरफ है और हेडक्वार्टर से कुल दूरी 35 किलोमीटर की है घटनास्थल की। सभी अधिकारियों को सूचित किया, सभी यूनिट्स को बुलाने के लिए बताया और खुद एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। नेकपाल के खेत में गन्ने का खेत था। भीतर जाकर देखा कि उसकी लाश पड़ी हुई है। गौर से देखने पर पता लगा कि यह गन शॉट इंजरी उसके सिर पर है, यानी गोली मारकर प्रदीप की हत्या की गई है। लोगों से बातचीत
क्या वजह हो सकती है, घटना का मोटिव क्या हो सकता है, कोई पुरानी रंजिश, जमीन जायदाद का कोई झगड़ा, जर जोरू जमीन में, तीनों में किसी एक में, किसी प्रकरण में इस लड़के का इन्वॉल्वमेंट रहा हो। तमाम कोशिश के बाद भी कोई लाइन उनको नहीं मिली और इस बीच में डॉग स्क्वाड आ गया। डॉग स्क्वाड मौके पर वो घूमा, चूंकि पूरा गांव वहां इकट्ठा था। वो इसके मृतक के छोटे भाई कुलदीप के पास तक गया, एक बार दो बार, लेकिन जो सामान्य रूप से डॉग उसको पकड़ लेता है, चिल्लाने लगता है, भौंकने लगता है, इस तरह की कोई हरकत उसने नहीं की। हैंडलर से पूछा गया कि आखिर ये क्या बात है। हैंडलर ने बताया कि ये हो सकता है कि ये सबसे पहले मौके पर आया हो, ये भी हो सकता है कि ये बहुत देर तक मौके पर रुका हो, ये भी हो सकता है कि जब तक इसके घर वाले और पड़ोसी नहीं आ गए तब तक यहीं रहा हो, इसलिए ये स्मेल उसको मिल सकती है। अगर नहीं खुलता है तो दोबारा एक बार फिर ट्राई कर लेंगे परेड कराकर। बात वहीं खत्म हो गई, डॉग स्क्वाड चला गया। इसके बाद नंबर आया फील्ड यूनिट का, यानी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो मोबाइल वैन के साथ मौके पर आते हैं। वहां पर कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। हमेशा की तरह सादी मिट्टी, खून आलूदा मिट्टी, ब्लड के सैंपल और भी जो संभव हैं, आसपास के जो फुटप्रिंट हैं उनका कास्ट नहीं निकाला जा सकता। अगर बहुत ज़्यादा हैं तो जो अच्छे फ़ोटोग्राफ्स उसमें मिल सकते हैं, संभव हैं, वो फ़ोटोग्राफ ले लिए गए। मौके पर संघर्ष के बहुत निशान थे। ब्लड जो है उसका आसपास के गन्ने के पेड़ों पर छिटका हुआ था। उन गन्ने के पेड़ों से उन पत्तियों को निकाल लिया गया जिन पर ब्लड स्टेन्स थे और उनको कब्जा पुलिस में लिया गया। सर्विलांस वालों ने मृतक का नंबर, मृतक के परिवार का नंबर, गगन के बारे में, जिसके बारे में एफआईआर में उल्लेख है कि गगन के साथ लौटा था, गया अपने छोटे भाई पंकज के साथ था कथा सुनने और आया वो गगन के साथ। गगन ये कहता रहा कि मैंने दरवाजे पर छोड़ा, लेकिन वो घर पर नहीं पहुंचा। लिहाजा गगन का नंबर, मृतक का नंबर, मृतक के भाई के पास तक कुछ डॉग गया था इसलिए मृतक के भाई का नंबर, ये बहुत ढेर सारे नंबर इकट्ठा करके सर्विलांस की टीम भी चली गई। इंस्पेक्टर सुधाकर पांडे ने स्वयं उसका पंचनामा बनाया, बॉडी सील कराई और पोस्टमार्टम के लिए हेडक्वार्टर भेज दिया। पोस्टमार्टम अगले दिन हो पाया, क्योंकि दूरी होने की वजह से काफ़ी देर में, सनसेट के बाद ये बॉडी, सील्ड बॉडी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच पाई थी। रात में अगले दिन सुबह जब पोस्टमार्टम हो गया और बॉडी वहां से आई, अंतिम संस्कार हुआ, तब तक रात हो गई। रात में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी मॉर्टम गन शॉट इंजरी, यानी अग्नेयास्त्रों से आई चोटों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव और सदमे में मृत्यु का होना पाया गया। बात स्पष्ट हो गई कि हत्या हुई, गोली मारकर हत्या हुई, सिर पर गोली मारकर हत्या हुई। अगले दिन पूरी टीम ऑफिशियल स्टेटमेंट या बयान लेने के लिए गांव पर गई। मृतक के परिजनों का बयान लिया गया, सारे भाई बहनों का बयान, आसपास के लोगों का बयान, जिस किसी ने इसके बारे में कुछ भी बताया उसका बयान नोट कर लिया गया। लेकिन विवेचना किसी दिशा में नहीं बढ़ पाई, क्योंकि कोई रंजिश सामने नहीं आई। और लोगों के, गांव के लोगों के, हम उम्र बच्चों के, इन लोगों के बयान से एक चीज़ निकल कर आई कि मृतक के भाई कुलदीप
गगन और गांव देवनगर, उसी थाने का गांव है, मिर्ज़ापुर थाने का ही। देवनगर का एक लड़का है जितेंद्र और छोटू पुत्र ओम प्रकाश। इन तीनों की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। अगर कुछ होगा तो, अगर कोई राज इसमें होगा तो इन तीनों में से ही इसका पता लग पाएगा। खैर, गगन को बुलाया गया। थाने पर गगन आ गए और कुलदीप, चूंकि डॉग ने बार बार उसकी तरफ जाने की कोशिश की थी, तो कुलदीप को भी बुलाया गया। काफी मशक्कत की गई, लेकिन इन दोनों से ऐसा कुछ नहीं निकला जिसकी वजह से विवेचना को आगे बढ़ाया जा सके। 1 फरवरी की घटना धीरे धीरे 28 फरवरी हो गई। फिर से रिविजिट किया गया, परेड कराई गई, लेकिन इस बार डॉग ने बहुत ज़्यादा मदद नहीं की। ये भी हो सकता है कि लंबे अंतराल बाद ये परेड कराई गई। ये भी हो सकता है कि इस बीच में खेत की कटाई में और ढेर सारी हलचल हुई और जो घटनास्थल था जिसको सिक्योर किया गया था, उसके आसपास चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया गया हो। फिर नए सिरे से सबसे बातचीत शुरू की गई और ये पाया गया कि अगर ये तीनों दोस्त हैं तो तीसरे दोस्त से भी बात की जाए। तीसरे दोस्त को भी बुलाया गया, जितेंद्र उर्फ छोटू को। पहले तीनों से अलग अलग बात की गई। अलग अलग बात करने पर कुछ बयानों में मतभेद आ गया। जो डिफरेंस तीनों के बयानों में आया था उसको नोट डाउन करके फिर तीनों को एक साथ बिठाया गया और फिर तीनों से वही क्वेश्चन जिसमें इन तीनों में मतभेद था उसके बारे में पूछा गया। थोड़ी देर बाद तीनों की बातों से ऐसा लगा कि ये कुछ छिपा रहे हैं। जिन्होंने जो चीज़ गलत बताई थी उसका कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था। जब पूछताछ करने वाले इस बात से मुतमईन हो गए कि ये तीनों कुछ न कुछ छिपा रहे हैं, इनके पेट में है, इससे निकालना बहुत ज़रूरी है, तो फिर वही हुआ जो होना था। तीनों की अलग अलग श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई। भाई कुलदीप और गगन, इन्होंने तो रजिस्ट किया, लेकिन छोटू, जितेंद्र उर्फ छोटू, ये बहुत देर तक रजिस्ट नहीं कर पाया। इसने पूरी बात बताई। इसने बताया कि हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मृतक का छोटा भाई कुलदीप, गगन और मैं खुद, यानी छोटू उर्फ जितेंद्र। बड़े भाई यानी मृतक ये शराब पीने के आदी हैं और बहुत शराब पीते हैं, जिसके कारण इनकी शादी नहीं हो पा रही है। कोई भी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में ये आम शोहरत हो कि ये शराब बहुत पीता है, शराब के नशे में ऊधम करता है, उसे कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं होता। रवायत के हिसाब से जब तक बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती, छोटे भाई की शादी नहीं हो सकती। कुलदीप बार बार यही कहता था कि साहब इनकी शादी होगी नहीं, कोई अपनी लड़की इनको देगा नहीं और मैं कुंवारा बैठा रहूंगा। फिर तीनों ने मिलके एक प्रोग्राम बनाया, एक साजिश की, एक योजना बनाई कि इसका, चूंकि ये शराब पीता है, अक्सर पड़ा रहता है, तो इसका पहले बीमा करा लो। ये तय हुआ कि 20 लाख का बीमा इसका हम कराएंगे, फिर इसको मार डालेंगे, फिर उस मृत्यु को दुर्घटना साबित करेंगे।
20 लाख रुपए मिल जाएगा। 10 लाख कुलदीप ने कहा मैं रखूंगा और 5-5 लाख गगन और जितेंद्र को दे दिया जाएगा। बात एकदम तय हो गई। शराब का आदी था। मृतक प्रदीप को फिर से शराब पिलाई गई और इसको मिर्जापुर कस्बे के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच ले जाया गया। ये भी तय हुआ कि जब इसको बीमा इसका कराएंगे तो नॉमिनी कुलदीप को रखेंगे, छोटे भाई को, और जैसे ही ये मर जाएगा ये नॉमिनी को मिलेगा, उसमें से 5-5 लाख हम लोगों को देगा, 10 लाख रुपए वो अपने पास रख लेगा। एसबीआई मुख्य शाखा कस्बा मिर्जापुर, वहां जाकर इसका 20 लाख का बीमा तीनों ने मिलकर करा दिया। तथ्य जानने के बाद जब बैंक के लोगों के स्टेटमेंट के लिए आईओ गए तो उन्होंने दिमाग पर जोर डालकर बताया कि हाँ साहब आए थे, और पहले वो मना कर रहा था जिसका बीमा हुआ कि भाई हम क्यों बीमा कराएं और किसके लिए बीमा कराएं। तो उनका भाई जो साथ में था उसने कहा कि देखिए आप शराब बहुत पीते हैं, कल को आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, शराब पीने वाले के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या हो सकता है, तो कम से कम हम लोगों का जीवन उससे बच जाएगा, सुधर जाएगा। बैंक के कर्मचारियों ने अपने बयान में ये बताया कि ये सुनकर वो रोने लगा। उसने अपने भाई का बहुत लाड़ प्यार किया कि तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो, लेकिन जब तुम इतना ध्यान रखते हो तो अब मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन वो तीनों इस जिद में थे कि जल्दी से जल्दी इसका बीमा हो जाए। कागज की फॉर्मेलिटी में पूरा दिन लगा और उसका 20 लाख का बीमा इन्होंने करा दिया। उसके बाद इनका पेट नहीं भरा तो फिर ये गए, दूसरा बीमा इन्होंने जरियनपुर के एक बैंक में दुर्घटना बीमा कराया 4 लाख रुपए का। इनको लगा कि हम अपने प्लान में सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, 20 लाख का करा लिया तो एक्सीडेंट वाला बीमा भी लगे हाथ करा ही दो, जब हमें एक्सीडेंट ही साबित करना है तो ये भी बीमा करा दीजिए। 4 लाख का वो भी बीमा करा दिया। फिर जिस दिन प्रदीप कथा सुनने के लिए जरियनपुर गया था, ये तय हुआ कि आज ही ये रात में आएगा, कथा सुनने गया है इसलिए शराब नहीं पिएगा। रात में जब भी 10-11 बजे 12 बजे लौट के आएगा तो कहीं न कहीं से शराब लेकर आएगा और फिर पिएगा। इससे बढ़िया कोई मौका नहीं मिलेगा। गगन उसको बुलाने गया, कथा खत्म होने वाली थी। उसने कहा भैया चलिए अब घर चलते हैं, अब थोड़ी देर में कथा खत्म हो जाएगी। उसने पूछा भी कि आज तो पी नहीं होगी। उसने कहा नहीं अरे हम कथा में आए थे, भगवान की पूजा में आए थे, आज कैसे पिएंगे। तो उन्होंने कहा चलिए खत्म हो गई पूजा, आप पी लीजिए। उनका नहीं आज हम बिल्कुल नहीं पिएंगे। आगे आगे गगन और मृतक चल दिए। खेत के पास भाई कुलदीप और जितेंद्र उनका इंतजार कर रहे थे। उसने पूछा कि तुम लोग रास्ते में इतनी रात में क्यों खड़े हो। इस पर कुलदीप ने तपाक से जवाब दिया कि हम भी पूजा में गए थे। फिर उसने कहा लेकिन तुम लोग कहीं दिखाई नहीं पड़े। बोले नहीं आपने देखा नहीं, हम लोग पीछे बैठे थे। इसी बातचीत के बीच में जितेंद्र छोटू ने उसके सिर पे सटा के गोली मार दी। वो गन्ने के खेत की तरफ लुढ़क के गिर गया। उसको पकड़ के थोड़ा भीतर की ओर ले गए। लाश को वहां छोड़कर ये लोग भाग गए। उसकी स्वीकारोक्ति के बाद बाकी दोनों से पूछताछ शुरू हुई, गगन और कुलदीप से।
कि जो बताया गया उसमें कितना सही और कितना गलत है। दोनों ने भी वही बात बताई जो जितेंद्र ने बताई थी। जितना जितेंद्र ने बताया था वही बात उन दोनों ने भी बताई, और ये तय हो गया कि इन तीनों ने मिलकर एक साजिश के तहत ये हत्या की थी। अट्ठाईस फरवरी को ही तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। छोटू से आला कत्ल वो तमंचा और एक कारतूस और एक खोखा कारतूस जिसकी गोली उसके सिर में लगी थी वो बरामद कर लिया गया। जहां जहां मृतक का बीमा कराया गया था वहां बीमा के कागजात और कंसर्निंग व्यक्तियों के बयान नोट कर लिए गए। यहां इन्वेस्टिगेशन में एक दिक्कत यह आई कि बीमा अच्छे पर्पस से या बुरी नीयत से कराया गया था, यह साबित करना बहुत कठिन काम था। भाई का बीमा कराया, जो गवाह होते हैं वो उनका भाई है, नॉमिनी भी उनका भाई है, तो इसको ये साबित कर पाना कि ये साजिश के तहत पहले बीमा कराकर फिर हत्या की गई थोड़ा मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी सभी बयान, बीमा के सभी कागजात, जहां जब जब इंश्योरेंस कराया गया, और उसके बहुत थोड़े दिनों बाद ही यह हत्या हुई, क्योंकि ये बात मुलजिमों ने ही बताई और एक्यूज्ड के बयान की एडमिसिबिलिटी कोर्ट में शून्य है, नहीं के बराबर है, अनलेस कोई और साक्ष्य न हो और जो कड़ियां हैं एविडेंस की वो मिलके एक पूरी स्टोरी बनाती हूं, तभी मुलजिम के बयान को साक्ष्य में इंक्लूड किया जाएगा। बहरहाल सारी चीज़ें इकट्ठा करके 26 मार्च 2019 को चार्जशीट नंबर 50/19 न्यायालय में दाखिल कर दी गई। तीनों लोग जेल चले गए। अब आज की घटना बहुत दर्दनाक थी। भाई ने ही साजिश करके भाई को मरवा दिया था। 3 भाई थे मृतक, सबसे बड़ा प्रदीप, नंबर 2 कुलदीप और तीसरा पंकज। पंकज के साथ वो सुनने गया था कथा और गगन के साथ वापस लौटा था, ऐसा बाकी लोगों ने बताया था और यही एफआईआर में लिखा हुआ था। मृतक प्रदीप की बहुत ही खराब रेपुटेशन गांव में हो गई थी। शराब पीकर गांव में ऊधम करना, आए दिन किसी न किसी से शराब के नशे में झगड़ा कर लेना, और सारे गांव वाले बच्चों सहित उसको उसी नाम से बुलाने भी लगे। दरुवल, नशेड़ी, पियक्कड़, शराबी, और जो बंबई में काम करने वाले उस बस्ती के लोग थे वो बेवड़ा भी कह लेते थे। ऐसे में कौन अपनी लड़की उससे शादी करने के लिए देगा? गांव वालों के तमाम कहने सुनने के बाद भी कोई अपनी लड़की ऐसे व्यक्ति को देने को तैयार नहीं था। सामाजिक नियमों के हिसाब से जब तक बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती तब तक छोटे भाई की शादी नहीं कर सकता। अगर छोटे भाई की शादी पहले हो गई तो फिर बड़े भाई की शादी कभी नहीं होती, क्योंकि यही सवाल पूछा जाता है कि भाई बड़े की शादी क्यों नहीं की, छोटे की क्यों तय कर रहे हैं। और जब ये मान लेता है आदमी कि बड़ा भाई शादी नहीं करेगा, अपंग है या और भी तमाम कारण हो सकते हैं, तभी उससे छोटे वाले भाई की शादी की मान्यता दी जाती है। दूसरा, ये गांव के नियम खुद ही पालन करने वाले हैं, लेकिन चूंकि ये अनुसूचित जाति की बस्ती थी
अनुसूचित जाति के लोग थे। वहां पर एक ही तरीका था कि वो किसी के साथ भागकर शादी कर लेता, लेकिन उस परिवेश में ये संभव नहीं है क्योंकि इनकी संख्या कम होती है। यह हर गांव की कहानी है, कोई मैं घटना वाले गांव की बात नहीं बता रहा हूं। इनकी संख्या बहुत कम होती है और दूसरी जाति के लोग, किसी भी जाति के हों, उनकी संख्या ज़्यादा होती है और सामाजिक नियमों के पालन करने की जो जिम्मेदारी वहन करने लगते हैं ये समाज के स्वयंभू ठेकेदार, उस बहुसंख्यक जाति के लोगों में जो भी हों, उनके डर से भी ये कहीं भाग के शादी नहीं कर सकता था या बड़े भाई की अविवाहित रहते हुए उसकी शादी नहीं हो सकती थी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर भाई को मार दूंगा तो मेरी शादी हो जाएगी, इसलिए उसने अपने भाई की हत्या कर दी। और हत्या के साथ साथ दोस्तों के मशवरे पर, राय चंदों के मशवरे पर, बिना किसी फीस के राय देने वालों के मशवरे पर कहा कि जब मार ही रहे हैं तो हो सकता है पकड़े जाएं, मुकदमे में पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसे का भी इंतजाम कर लेते हैं और दिमाग लगा के उसका बीमा करा दिया। पुलिस में किसी भी हत्या के मामले में सबसे पहले मोटिव तलाशा जाता है कि हत्या का मोटिव होगा, और ये सही भी है कि हत्या 99% हत्याओं में कोई न कोई मोटिव जरूर रहता है। लेकिन इसमें जो इस हत्या में जो मोटिव सामने आया वो बहुत ही कॉमन मोटिव नहीं है, बहुत ही अनकॉमन है, बड़ा रेयर है कि साहब मेरी शादी हो जाए इसलिए हम अपने भाई को मार दें। तो आज की घटना में इस कलयुगी भाई कुलदीप की सारी गलती है कि उसने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि हमारी शादी हो जाए जो नहीं हो पा रही थी, सिर्फ इसलिए अपने भाई की हत्या कर दी। इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए गीता में एक श्लोक है। हिंदी के हमारे माट साहब अमरनाथ मिश्रा जी अक्सर बच्चों को डांटते हुए कलयुगी बच्चे होने का उलाहना देते थे और गीता का एक श्लोक पढ़ते थे। उस जमाने में, मैं ये 70s और 80s की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े बाल रखने का फैशन चल पड़ा था बच्चों में, बेल बॉटम और बड़े बाल। जो भी उस जमाने के लोग इसको सुन रहे होंगे उन्हें इसका ज्ञान होगा। तो वो एक श्लोक पढ़ा करते थे, आज मैंने उसको ढूंढ के निकाला है कि दूरे वारेयम तीर्थे लामण्यम केशधारणम, दूरे वारेयनम तीर्थे लामण्यम केशधारणम, उदरम भरता स्वार्थ सत्य तवे धाष्टर्य में वही। और उसका अर्थ वो बहुत डंके की चोट पर समझाते थे और कहते थे कि तुम लोग वही हो, कि लोग दूर के नदी तालाबों को तो तीर्थ मानेंगे। ये गीता के श्लोक वो कोट करते थे, जरूर आपको गूगल पे मिल जाएगा, कि लोग दूर के नदी तालाबों को तीर्थ मानेंगे लेकिन अपने पास रह रहे अपने बड़े माता पिता भाई बहन उनकी निंदा करेंगे। केश विन्यास ही सुंदरता मानी जाएगी और केवल पेट भरना ही लोगों का लक्ष्य होगा। डांटते समय वो इस पे ज़्यादा जोर देते थे, उदरम भरता। बोले तुम्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। गीता में तो बहुत पहले लिखा हुआ था कि खाली खाना खाओ पेट भरो, ऐसा वो कहते थे। और शायद इस घटना के लिए ये बहुत सही भी है कि ऐसा दिन आएगा जब दूर की चीज़ें अच्छी लगेंगी। अपने माँ बाप भाई बहन जो आपसे बड़े हैं, आप उनकी निंदा करेंगे। निंदा का आशय संभवतः इसी हत्या से था कि बड़े भाई की हत्या हो जाएगी।
भाई ने भाई को मार दिया और उसी पर इल्ज़ाम भी रख दिया कि इसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है, इसलिए इसको मारा। इस पर एक शेर भी बहुत अच्छा सा है, चूँकि मेरे सुपरविज़न का डिस्ट्रिक्ट बदायूं रहा है। बहुत वहाँ शकील बदायूनी साहब बहुत फेमस गीतकार हुआ करते थे। बहुत ढेर सारे लोग वहाँ साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत नाम पैदा किया, उनमें से एक महशर बदायूनी भी हैं। महशर बदायूनी का ये शेर अक्सर लोग कोट करते हैं कि दियों को खुद बुझाकर रख दिया है, दियों को खुद बुझाकर रख दिया है और इल्जाम अब हवा पर रख दिया है। ठीक यही हुआ, भाई की हत्या इसलिए की कि इसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। खुद ही दिया बुझाया और इल्जाम भी हवा पे रख दिया। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे, मेरी इस राय से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।